मित्रों नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है। रॉबिन डेविड साहब से हम बातचीत कर रहे थे और समय पूरा हो गया था, लेकिन वो बातचीत इतनी दिलचस्प और आ, सुनने लगातार सुनने योग्य थी, इसलिए मैं वापस लौटा हूँ और वे भी आते होंगे। हम लोग उस बातचीत को कंटिन्यू करेंगे एक ही 2 मिनट के इंतज़ार के बाद, बहुत शीघ्र ही। पुलोमा, आप आ गए हो? पापा को सूचित कर दो कि वो फिर से ज्वाइन हो जाए और उस बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। अब हमको फिर से 1 घंटा मिल गया है बात करने के लिए। जैसे ही डेविड साहब आते हैं मैं उनको फिर से रिसीव कर लूँगा। डेविड साहब का इंतज़ार। हाँ भाई साहब, पुनः स्वागत है। ये एक तो 58 मिनट हो गए थे तो आपका डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ। और इसकी 1 घंटे की अलार्मिंग रहती है, 1 घंटे में अपने आप ही डिस्कनेक्ट करता है अच्छा। और रिकनेक्ट करो तो फिर 1 घंटा जुड़ा रहता है। ओके। तो इसीलिए मित्रों को कह गया था कि मैं 5 मिनट में वापस लौटता हूँ, क्योंकि हम्म, इमीडिएट वो सेव करना होता है जो हम लोग की बातचीत हो गई। अच्छा। हाँ, नहीं अच्छा, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो सेव हो जाती है तुरंत। अपन जैसे ही बंद होता है तो जी जी पूछता है कि आपको सेव करना है, तो अपन सेव करो। फिर सेव करने में 2 मिनट लगता है, वो टाइटल पूछता है, फिर अपन हैशटैग करो, तो जी। उतना करके 5। तो आप वहीं से आगे कहिएगा जहां आपने छोड़ा था। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मैं लोगों से मिलके कोशिश करता था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करें। हाँ तो अ, हैदराबाद में हमने एक कैंप किया था जिसमें एक जापानी को बुलाया था। उसके बाद हमने यहाँ हाउसिंग बोर्ड के लिए हाँ। एक टेक्नोलॉजिकल पार्क बन रहा था। जी जी। वो अयोध्या के पास, वहाँ अयोध्या राजीव नगर। वो मेहता साहब आए थे कि कुछ
एक्सपर्ट्स के कमेटी में रखने के लिए। तो हमने कहा आपका बजट कितना है, तो उन्होंने बताया कि कुछ इतना लाख है। हमने बोला 2 लाख और बढ़ा दो, तो एक्सपर्ट लोग हैं, नागजी पटेल को ही बुला के हम उनका स्कल्पचर बनवा देंगे आपको, आप कहाँ कंपटीशन वगैरह कर रहे हैं। और हमने बोला अपन इंटरनेशनल लेवल के भी आर्टिस्ट लोगों को बुला सकते हैं। तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में बात करी, सेक्रेटरी तुरंत राजी हो गए। तो हमने यहाँ पर 2001 में पहला भोपाल में इंटरनेशनल सिंपोजियम किया, जिसमें जापान से 2 लोगों को बुलाया, आयरलैंड से 1 को बुलाया। तो ऐसे 2 सिंपोजियम हमने यहाँ किए भोपाल में। और ऐसे फिर सिलसिला शुरू हुआ कि हम खुद का काम ना लगाते हुए हम दूसरों के काम भी लगाएं। तो दुनिया में क्या हो रहा है और हम किस लेवल पर हैं इंडिया के स्कल्प्टर्स, एक ये जानकारी हो, और फिर हम टेक्नोलॉजिकल आदान प्रदान कर सकें। तो आप ये देखिए, उस वक्त मैं रात रात भर यहाँ टेलीग्राफ ऑफिस में बैठा रहता था, एसएमएस वो करते हुए। टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राम और वो भेजते हैं ना अपन, टेलीप्रिंटर। हाँ, तो टेलीप्रिंटर से संदेश भेजते थे। हाँ, तो वो भेज के जवाब लेने के लिए वहां से बैठे रहते थे रात को कि भाई क्या जवाब आता है। तो ऐसे शुरुआत हुई यहाँ पर, और मैंने इंटरनेशनल लेवल पे ढूंढना शुरू किया लोगों को, आपस में लोगों से बातचीत करना शुरू करी। कोई अगर विदेश जा रहा है तो कौन काम कर रहा है वहां पर, किसको बुलाया जा सकता है। तो ऐसे करके मैंने करीब 20, आज तक लगभग 20 इंटरनेशनल सिंपोजियम कर लिए हैं। और मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा विदेशी आर्टिस्टों का यहाँ पूरे देश में काम है, चाहे वो कर्नाटक हो या हैदराबाद हो या ग्वालियर हो, जो बड़ौदा हो, यानी पूरे देश में। और एक बार तो मैंने 17 विदेशियों को बुलाया था ग्वालियर में, स्कल्प्टर्स को, और 16 इंडियन स्कल्प्टर्स को लेके काम किया। तो ग्वालियर में तो बहुत बड़े बड़े कैंप हुए आपने किए। जी हाँ, जी हाँ। ग्वालियर में, बड़ौदा में भी मैं 5-6 कर चुका हूँ, उत्तरायण के लिए भी और आईटीएम यूनिवर्सिटी बड़ौदा के लिए भी। तो ऐसे हम ये बताना चाहते थे, हिंदुस्तान में कोई किसी चीज से कम नहीं है, हम लोग, हमारे पास सब कुछ है। और आपके पास अगर वो है, यानी विदेशों में बहुत कम मौका मिलता है लोगों को बड़ा काम करने के लिए। तो हम उनसे ये बोलते थे कि आप बड़ा सोच के आइए, आपको क्या करना है, हम आपको मटेरियल देंगे, हम आपकी खैरपाई करेंगे, हम आपको देश घुमाएंगे। तो हम खजुराहो ले जाते हैं उन लोगों को, पूरा राजस्थान में है तो राजस्थान घुमाते हैं, गुजरात में तो आसपास गुजरात घुमाते हैं, ग्वालियर में करते हैं तो खजुराहो हुआ और ओरछा हुआ, ये सब जगह, आगरा, ये सब घुमाते हैं। और इस बहाने दुनिया भर के मूर्तिकार बिल्कुल तुले बैठे रहते हैं इंडिया आने के लिए। तो एक जोड़ने का काम मैंने किया है। शुरुआत इसकी नागजी भाई ने करी थी, एक इंडो जापानीज कैंप करके। उसके बाद मैंने टेक ओवर किया, तो अभी आज तक इंटरनेशनल सिंपोजियम कर रहा हूँ। तो अभी आपके साथ जो बातचीत है, रोहिणी रेड्डी भी शामिल है, वो पहले वहां में भी थी, अभी भी सुन रही है वो, उनको भी आपने बुलाया शायद ग्वालियर, मुझे लगता है। हाँ, ग्वालियर में भी बुलाया था, यहाँ भोपाल में किया था, उसमें भी बुलाया था, भोपाल में। वो अभी 2-4 दिन में वो भी हमारी इस कार्यक्रम के मेहमान होंगी, उन्होंने स्वीकारा है। जी, शायद 23 को रहेगी, 23 को। अच्छा। हाँ, रोहिणी बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत मेहनती स्कल्प्टर हैं, बहुत मेहनती स्कल्प्टर हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ गजब के हैं, श्रीनिवास रेड्डी भी है। तो ऐसे शुरुआत करी थी और अब बहुत फैल गया काम, अब तो काफी लोग करने लगे हैं इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे काम करना इधर। लेकिन ये सब करते हो फिर आपकी अपनी साधना और क्रिएटिविटी, उसका क्या हाल रहा? तो मेरे पास एक ही काम है बस, पत्थर काटने का। दूसरा कुछ है ही नहीं। मैंने बीच में कुछ चेंज किया था, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, तो
एक बार सत्यानंद मिश्रा को जानते हैं आप, वो आए थे, तो हम्म। हम्म। वो हमारे काफी अच्छे मित्र थे। तो हम्म। एक दिन उन्होंने बोला कि आप आपके हाथ का खाना खाने की बड़ी इच्छा होती है। तो हमने बोला आप बोलिए, हम जब बोलेंगे बता दें। तो हमने एक शुरू कर दिया कि शनिवार तक को रात को 11 बजे तक जो भी बोल देगा, इतवार को उनके घर पे खाना पहुंच जाएगा सुबह। तो अरे वाह। ऐसे शुरुआत करी, और एक महीने में ही हम, यानी हमारा पूरा घर, भाई साहब से लेके, बड़े भाई साहब से लेके, पूरे सब लोग किचन में लगे हुए हैं। तो हम्म। मेरी वाइफ ने बोला कि क्या आपको पत्थर नहीं काटना, क्या यही करना है क्या? तो फिर उसके बाद सब छोड़ दिया, फिर पत्थर। तो ऐसे, यानी मैंने मकराना में अपना स्टूडियो बनाया था। भारत भवन मैंने 92 में, 92 में रिजाइन किया भारत भवन से। तो फिर हाँ हाँ। मकराना में अपना स्टूडियो बनाया था। और वहां पहले से भी था मेरा अपना थोड़ा काम करने की जगह। जी जी। तो यहाँ से फिर मकराना शिफ्ट हो गया था। तो महीने में 25 दिन में मकराना में रहता था, हाँ हाँ। और बाकी दिन इधर उधर आके आते जाते रहते थे कहीं कहीं। तो ऐसा कहीं नहीं था, मैं पूरा कट ऑफ था दुनिया से। मैं सिर्फ मकराना में अपना काम करता था, और दुनिया भर में कौन काम कर रहा है उसकी जानकारी रखता था। फिर ये मोबाइल आ गए, तो उसने तो बहुत ही इजी कर दिया सब कुछ। और जब मैं मकराना में था, तब मेरे को फोन करने के लिए, घर पे फोन करने के लिए, मेरे को या तो जयपुर जाना होता था या उधर किशनगढ़ जाना होता था। मकराना में मैं सिर्फ दो फोन हुआ करते थे, एक रेलवे स्टेशन पे और एक पोस्ट ऑफिस में। और वहां दिन हाँ दिन हाँ। भर की वेटिंग लगी रहती थी टर्न कॉल करने की। हाँ, लाइन लगती थी लंबी। जी हाँ, तो मेरे को जयपुर जाना होता था, वहां पर था एसटीडी, तो जयपुर में या किशनगढ़ में। तो 4 घंटे बैठ के जयपुर जाते थे, और फिर घर पे फोन करके फिर वापस आते थे। तो ऐसे मकराना में शुरू करे। फिर जैसे जैसे मोबाइल आ गए, फिर मोबाइल ने तो सब कुछ इजी कर दिया। तो अब तो आप 1 सेकंड में किसी से भी दुनिया में बात कर सकते हैं, उसका काम देख सकते हैं। लेकिन जब शुरुआत हुई थी, वो जो पीड़ा है, वो किसी ने नहीं देखी है। निश्चित रूप से। जी और हाँ। वो सब कुछ, मतलब वो बड़े बड़े शिल्पों का निर्माण करना, उस पर जो समय लग रहा है, उस पर जो आपको परफेक्शन की तलाश है, जी और फिर उनका एक जगह से दूसरी जगह उनका उनको लेकर के जाना, जी क्योंकि जी आपके सारे काम बहुत बड़े बड़े हैं। जी मैक्सिमम हाँ, बड़ी आकृति के काम आपने किए। बहुत बड़े तो बड़े काम। इन सब के साथ एक लगभग वो स्वप्न भी इतना ही बड़ा और भारी था कि उसके साथ साथ हर जगह प्रेजेंट होना, प्रेजेंस होना, और अपनी क्रिएटिविटी के साथ उपस्थिति, ये सब आसान नहीं था। और वो और सब। ये सब श्रीनिवास रेड्डी ने एक बार, ये मैंने यहाँ जो किया था सिंपोजियम ग्वालियर भोपाल में, हाँ हाउसिंग बोर्ड के लिए, उसमें श्रीनिवास रेड्डी को बुलाया था मैं 2002 में। हाँ। हाँ तो श्रीनिवास रेड्डी ने, यानी ये सब माहौल देख के उनको लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए हमें भी। उन्होंने बहुत प्रयत्न किए हैदराबाद में करने के लिए। हाँ। फिर हाँ बहुत जोड़ तोड़ करके तमाम नगर निगम के लिए ऐसे कि हम आपके शहर को ब्यूटीफाई करेंगे। तो हाँ। एक सिंपोजियम फिर मैंने उनके लिए किया था, उन्होंने मेरे को बुलाया था। हाँ। इसी तरीके से उदयपुर में भूपेश कावड़िया ने बहुत मेहनत करी, कलेक्टर वगैरह से बात करके। तो हमने यानी 5 लोग ने मिलके एक समिति बनाई थी, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, मैं चीफ वो था कमिश्नर उसके लिए, और भूपेश कावड़िया, और एक एक वो थे वहीं के लोकल एनजीओ के। हम 5 लोगों ने मिलके इतना बड़ा सिंपोजियम किया है, लगभग 3 करोड़ तो यानी इकट्ठा किए थे हम लोग। हम्म। और बहुत बड़ा सिंपोजियम किया है। उसमें मेरा करीब 140 टन का स्कल्पचर तो मेरा ही है उसमें। बताइए। तो ऐसे लोग मिलते गए, और यानी एक अच्छा काम होता गया देश में। तो उदयपुर में पूरा फतेह सागर लेक के किनारे किनारे ब्यूटीफाई किया। और वो हाँ। कलेक्टर बहुत अच्छे थे, पूरी पूरी रात हम लोग पैदल पैदल घूम घूम के कौन सा स्कल्पचर कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे, क्या किया करते थे। तो कभी कभी अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, तो बहुत बहुत काम निकल आता है, बहुत अच्छा हो जाता ये तो है। अब इस पूरी लंबी जर्नी में कई बार मैं आपसे जरूर, मेरी जानने की इच्छा रहेगी
कि कुछ मित्र होते हैं जो बिल्कुल जीवन भर साथ चलते हैं। जी उनमें एक तो उस तरह के मित्र होते हैं जो हमारी तरह की कलाओं के भी माहिर होते हैं। जी 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 फिर कुछ उसमें ऐसे होते हैं कि जिनको हमारी कला से कोई लेना देना नहीं, हमारी मित्रता से लेना देना है, जी जी और वो हमारे हर रचनात्मक अवसर पर हमारे साथ होते हैं। ऐसे बिल्कुल कोई बिल्कुल मित्र सही। या वाकया है कोई आपके पास? हाँ बिल्कुल हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं कि नहीं हम कुछ करते रहें, जिसमें मैं वही सुराना जी का नाम लूंगा, उदयपुर में जो थे। वो तो एक हम्म। एक्टिविस्ट थे। वो रोजाना सुबह घूमते थे और बस पकड़ पकड़ के नहीं कुछ करो, ऐसा करो वैसा करो। और उसमें भूपेश कावड़िया का साथ था उनके पास, तो इतना बड़ा आयोजन हम उदयपुर में कर सके। हम्म। और एक एक वो है कि जैसे मकराना में जो लोग हैं, साथी लोग, यानी ऐसा वरद हस्त तो बहुत कम हुआ जो कोई कोई का पड़े मेरे ऊपर। लेकिन जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आईटीएम रमाशंकर सिंह है, उन्होंने बहुत हमारी पुरानी पहचान थी उनकी जब वो पॉलिटिक्स में आए थे। और उनके लिए मैंने बहुत 10 सिंपोजियम किए हम्म। ग्वालियर में। तो वो एक सपोर्ट बहुत अच्छा था कि तुम करो कुछ। और एक उनकी आदत ये थी कि उन्होंने जैसे मेरे को बोल दिया कि आप करो, तो उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि हम्म। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने लोग आएंगे, ये भी नहीं पूछा। बस मैं जाके एक लिस्ट देता था कि इनका इतने लोगों का इंतजाम करना है, इतने लोग आएंगे, इतने लोग जाएंगे, ये पेमेंट करना है, ये करना है। उन्होंने मेरे 10 सिंपोजियम में कभी ये नहीं पूछा कि वो करता क्या है, कैसा काम है, ये कभी भी बात नहीं है। ऐसे ही उन्हीं हम्म। ठीक है वो भी। और वो तो बहुत इज्जत करते थे, तो ऐसे ही उन्होंने कभी भी एक शब्द किसी के बारे में नहीं पूछा, ये क्या करता है या ये कौन करता है। जो हमने कर दिया, हमने अरेंज कर दिया, वो फाइनल हो गया। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे मिला इन लोगों से। हम्म। और यानी एक तरीके से ये था कि हम जो कर रहे हैं ये गलत नहीं होगा कोई। तो इस तरीके से मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे मैंने 12-13 सिंपोजियम जो किए हैं, उसमें किसी ने भी मेरे से कुछ नहीं बोला। 13-14-15 सिंपोजियम मैंने ऐसे किए। वहां पर जो है जो अपना उत्तरायण में जो किए हैं, उसमें थोड़ा सा होता था कि हम आप किसको बुला रहे हैं, वो कैसा काम करता है, कैसा नहीं करता। हम्म। तो लेकिन ये जो दो जगह का, और हैदराबाद का, बड़ौदा, उदयपुर का, कभी कोई ने उंगली नहीं उठाई कि आप क्या कर रहे हैं। और इसी तरह भोपाल में भी हुआ था। भोपाल में जो जितने भी काम किए हैं, किसी ने नहीं बोला था, हमने लगा दिए तो लगा दिए। और जिसमें शायका मोई का अभी तक वहां पर लगा हुआ है, इकबाल मैदान के चौराहे पे हाँ। स्कल्पचर, है ना। इसी तरीके शिंदे का यहाँ लगा है, गवर्नर हाउस के पास अभी भी लगा हुआ है स्कल्पचर। हाँ, ये तो है। तो और जो आपने बताया था कि विदेश में जो आपके एक दो शिल्प लगे हैं, आपने शायद जापान का बताया था, कहाँ पर एक शिल्प लगा हुआ है? जापान कौन तो सी मैं छुट्टी में वहां गए थे? जी हाँ, अब जापान तो मैं विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में गया था। वहाँ मुसाशिनो आर्ट हाँ। यूनिवर्सिटी का मैं विजिटिंग प्रोफेसर था। तो वहाँ तो पढ़ाने के हाँ। लिए गए। और मेरे को टर्की में, इस्तांबुल में ब्यूक शेख मिर्जे करके जो है, ये जो ये है अपना सिल्क रोड जो है, सिल्क रोड का जो एंड है, वो ब्यूक हाँ। शेख मिर्जे करके एक जगह है टर्की में, जी। जहां से हम यूरोप में एंटर होते हैं। तो वो जो आखिरी ब्रिज है हम्म। यूरोप में एंटर होने के लिए, वहां पर मैंने हाँ। स्टेनलेस स्टील में एक स्कल्पचर बनाया, उस ब्रिज के किनारे पर लगा हुआ। इसी तरह टर्की में ही एक गाजियान्टेप यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। वहां पर मैंने ये बावड़ी पे लेके हमाम बनाया था, क्योंकि टर्की में हमाम बहुत चलता है, तो एक हमाम के हाँ। हाँ। का नाम दिया था। फिर मैक्सिको में 2 शहरों में मैंने किया है काम। एक तो तलास्काला करके एक जगह, एक मैक्सिको सिटी में है, तुल्तेपेक में। तुल्तेपेक मैक्सिको सिटी में लगा हुआ एक स्कल्पचर, और एक
तिलास्काला करके एक जगह है मैक्सिको में, एक शहर, उसमें एक स्कल्पचर लगा है म्यूजिक कॉलेज के अंदर। और ये जो है तुलतेपेक में, ये मैक्सिको में जो है, ये एक म्यूजियम के पास एक गार्डन में लगा हुआ है। तो ऐसे दो यहाँ किए हैं हमने। फिर टर्की में किया है मैंने, वहाँ पर इटली में। इटली में किया मैंने एक काम, जो बावड़ियों को लेके किया था, इंडियन बावड़ी नाम दिया था, तो वो टर्की में किया है काम। और बावड़ी चाइना में आपकी, हाँ, बावड़ी आपकी स्मृतियों का एक हिस्सा रही छोटी उम्र से ही। हाँ, बावड़ी, देखिए मैंने, है ना, दो तीन चीजें हैं असल में। सब्जेक्टिव काम ज्यादा किया है मैं, मेरे सब स्कल्पचर कोई ना कोई विषय पे आधारित थे। तो एक तो प्लांटेशन, यानी जो हम गुलमोहर कॉलोनी में आप देखें तो आप पाएंगे कि बहुत सारे पेड़ लगे हैं। ये मेरा मकान, ये गुलमोहर कॉलोनी का पहला मकान था और यहाँ एक भी पेड़ नहीं था। तो हमने यहाँ आके पेड़ लगाना शुरू किया, और ये हालत थी कि पूरे कॉलोनी के बच्चे, जो जो आता गया, बच्चे लोग मिलके हम हर मौसम में पेड़ लगाते थे। तो उससे इतना बड़ा वो इकट्ठा हो गया जंगल जैसा गुलमोहर कॉलोनी में। तो ये करके हमने एक सीरीज बनाई थी कि प्लांट द ट्री एंड सेव द अर्थ करके। तो उसको लेके काम करते रहे हम, बहुत काम किया। और अभी आखिर में अभी पिछले 2 हफ्ते पहले हमारे पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली में एक CAG का उसका फॉरेस्ट का उद्घाटन किया। उसमें मेरा एक स्कल्पचर लगा हुआ है, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा ट्री, 17 फीट हाइट का एक स्कल्पचर बना है रिसेंटली काम। और बावड़ियों का तो मेरा बहुत शुरू से, क्योंकि एक छोटा सा वाकया मैं बताऊं। मैं जब छोटा था तो बहुत परेशान हो गए थे साहब जिंदगी से। मेरे ख्याल से 10 से मैं पढ़ता, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मर जाना ज्यादा अच्छा है। अच्छा। तो हमारा एक बगीचा था, अलीजाबाद करके बगीचा था जिसमें हम रहते थे। तो उसमें एक कुआं था। तो मैंने सोचा छोड़ छाड़ अपन कुएं में कूद जाते हैं जाके। तो मैं कुएं पे पहुंचा, तो वहां वो माली का रहट चल रहा था। रहट होते थे कुएं से पानी निकालने का। हाँ, बिल्कुल। अब मैं जैसे वहां पहुंचा कुएं पे, तो एक आदमी आया, एक पिंजरा लेके चूहे को पकड़ के। अच्छा। तो वो जब रहट चल रहा था, तो उसने वो उसको जिसमें ट्रैप किया था चूहे वो उसको पानी में डुबाना मांग रहा था। तो चूहा बार बार चढ़ के ऊपर आ जाता था, और मैं वहां बैठ गया कुएं के पास जाके। मैंने सोचा ये हटे तो मैं कूद जाऊंगा। और मैं वो चूहे को देख रहा था, वो डुबो रहा था, यानी वो उतना बड़ा वो था कि पानी पानी कम था। तो चूहा जैसे डूबता था वो यूं ऊपर चढ़ जाता था, तो बच जाता था पानी में डूबने से। और वो बार बार कर रहा वो, लेकिन वो चूहा मर नहीं रहा था। वो उसने जाके फिर साइड से चूहे को उसने खोला और खेत में चला गया चूहा भागता हुआ। तब तक मेरा भी जोश खत्म हो गया। उससे आपको प्रेरणा दे दी कि देखिए ये किस तरह अपने प्राणों की रक्षा करना चाह रहा है। मैं अभी भी ये सोचता हूँ, देखिए कितना काम किया अपन ने उसके बाद। मैं जो जो लोग सुसाइड करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि वो क्षण जो है उसको पास कर लो आप। हाँ, वही बात। तो वो बहुत बहुत जरूरी है, उस क्षण को पास कर ले तो कितना कुछ कर सकता है आदमी जिंदगी के अंदर। तो ये उदय गोस्वामी आपको कांग्रेचुलेशन कर रहे थे। थैंक यू गोस्वामी जी। तो ये तो है। और ऐसी जैसे इधर मैंने जो आपके काम देखे, तो बचपन के जो अभिप्राय है, जैसे तख्ती और उस पर 12 अक्षर लिखे हुए हैं, या कलम दवात है, या प्रेस है, कमल घर, तो ये घड़ी है, ये सब जो छोटी उम्र की स्मृतियां जो हमारी पूरी वो अस्तित्व से ही खत्म हो गई हमारे जीवन से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहना। उन सबको आप जिस तरह से इमोशनली याद करते हो अपने कृतित्व में, वो कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं वही सोचता हूँ, देखिए किस वक्त, उस वक्त कितने लोग मेरे को
हाँ, तो वो टीचर लोग इतने इतने अच्छे थे, टीचर सरकारी स्कूलों में एक से एक एक्सलेंट टीचर मेरे को मिले हैं, लेकिन उस वक्त मन में नहीं था कि पढ़ाई करना चाहिए। तो इतने अच्छे अच्छे टीचर लोग थे, और मेरे को पता नहीं क्यों मेरे बड़े भाई साहब मेरे से एक क्लास आगे रहते थे। वो हाँ, बहुत पढ़ाई में तेज थे, हाँ, और नेक्स्ट ईयर मैं पहुंचता था तो सब ये सोचते थे ये क्रिस्टोफर जैसे ही है। और मैं बिल्कुल डफर था। मेरे को मालूम है, मैं जब मुर्गा बनता था मिडिल स्कूल में, हाँ, तो मीनिंग याद नहीं हो पाते थे, इसलिए मुर्गा बनते थे रोजाना। हाँ, तो घर में आके छत पे चढ़ के मुर्गा बनने की प्रैक्टिस करते थे, मीनिंग याद नहीं करते थे। यानी बिल्कुल बिल्कुल उल्टे ही था कि मुर्गा बन के देखते हैं ना, तो आप ये वो भी देखिए परफेक्ट है। पूरे परफेक्ट। पूरे 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 पीरियड में मुर्गा बना रहता था। टीचर सोचते थे इसको हो क्या गया यार, बिल्कुल। और घर में आके मुर्गा बनने की प्रैक्टिस करते थे। उतनी प्रैक्टिस मीनिंग याद करने में कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे वो एक बहुत सुंदर सी फिल्म है, मतलब मुझे वो बड़ी इंस्पायर करती है, तारे जमीन पर। आमिर हाँ खान की फिल्म है, और उसमें वो बच्चा जी रहता है, अपने मन की करना चाहता है, जो फिर बिल्कुल बाद में आर्टिस्ट बनता है। उसके बिल्कुल। साथ भी है कि उसको भी टीचर बाहर निकाल देते हैं, जी हाँ तो वो बाहर पूरा 1 घंटा पास करता है, एंजॉय करता है। वो चीटा चल रहा है तो उसको देख रहा है, कहीं चीटे को कुछ खेल रहा है, कर रहा है, पर वो पढ़ना नहीं है उसको। कई बिल्कुल। बार होता है पढ़ाई में। खैर मेरा भी ऐसे ही खराब रिकॉर्ड रहा है, मतलब मुझे तो, मैंने देखा कि जैसे पापा के जान पहचान के एक टीचर थे मॉडल स्कूल में, तो जबरन मुझे सिर्फ इसलिए मारने कमरे में आके, उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी मैडम थी, उनके सामने मुझे बहुत मारा। बोले जी तुम 5 विषय में फेल हो गए, बोले छमाही परीक्षा में। कर हिंदी जी में पास हुआ था। हाँ तो इस तरह का हमारा भी इतिहास रहा है कि मतलब सारे विषयों में बिल्कुल। फेल हो गए। मेरे को हिंदी मालूम है, हिंदी जब जब भारत भवन के लिए अपन स्टाफ इकट्ठा कर रहे थे, तो अशोक जी हाँ। ने मेरे से बोला जो थर्ड डिवीजन पास हुआ है उसको ले लेना, वो काम का रहेगा। वही मैं कह रहा, ये परख है देखिए। हाँ कहना वो काम का निकलेगा, कहने तो फर्स्ट डिवीजन वाले कहना कोई काम का नहीं निकलते। तो और ये ऐसे होता है। नौकरी में रहता था कि वो क्लर्क बन जाए, तो अक्सर पापा के मित्र, मम्मी बहुत चिंता करती थी कि ये इतना बड़ा होता जा रहा है और कुछ कर नहीं रहा है। जी तो जी मम्मी की जो उसमें अक्सर मित्र भी वही चाचा और ताऊ की तरह ही होते थे। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। वो कहते थे, बोले भाभी जी इसको टाइपिंग सीखना जरूरी है, बोले बाबू बनेगा तभी। जी क्लर्क बनने के लिए टाइपिंग तो आना चाहिए। तो मैं बड़ा चिढ़ता था जी कि मैं क्लर्क बनने के लिए टाइपिंग नहीं सीखूंगा, जी और आर्टिकल लिखने के लिए टाइपिंग सीखी मैंने, हाँ और तो- आर्टिकल लिखने के लिए सब कुछ सीखा। जी तो कई बार ये होता है कि आपका कहाँ सनक आपको ले जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल और सही कहा। इसमें फिर कुछ लोगों का योगदान बड़ा याद रह जाता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पूरे हमारे जुनून और इस सनक में भी कुछ लोग बिल्कुल सही कह प्रोत्साहन रहे प्रोत्साहन का पानी डालते हैं, हैं। तभी कुछ ये हो बिल्कुल पाता बिल्कुल। या ये टाइपिंग का, जैसे जब हमारा कला परिषद के लिए इंटरव्यू हो रहा था, है। तो शीतला सहाय थे ग्वालियर के, जो मिनिस्टर भी रहे जो। मिनिस्टर भी रहे हैं। तो शीतला सहाय और तीन चार लोग थे जो इंटरव्यू सुन रहे हैं। हाँ, आ रही आवाज आ रही। तो शीतला सहाय ने मेरे से पूछा कि टाइपिंग आती है, तो मैं बोला नहीं। तो कहने लगे, अगर आपको हम अपॉइंट कर लें तो आप 6 महीने में टाइपिंग सीख लोगे। मैंने बोला नहीं। तो कहने लगे क्यों नहीं सीखो। क्लर्की करनी नहीं है हमें। तो ठीक, अच्छा थोड़ा सा वो भी था कि भाई होना हमारे ही है। अब यहाँ पर 5-6 लोग थे, हाँ, लेकिन उनसे ज्यादा तो मेरा वो था एक्सपीरियंस। हाँ, हाँ, तो उसके बाद जब मैं कला परिषद में आ गया, ग्वालियर कला वीथका में, तो जी, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी भाई साहब, बचपन हाँ, में। हाँ, और मेरे को ही नहीं, सब टीचर्स वगैरह को भी गर्व था मेरी हैंडराइटिंग के ऊपर। मैं बीए सेकंड ईयर का एग्जाम दे रहा था, तो एक जो एग्जामिनर था वो मेरी टेबल पे खड़े होकर देख रहा था, कहने अगर मैं जांचूं तो तुम्हें फर्स्ट डिवीजन पास कर दूंगा। मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी थी।
तो मैंने हाँ एक लेटर लिखा वहां से, ग्वालियर से, कि हाँ कलाविदता के लिए एक टाइपराइटर की आवश्यकता है। तो हमने सोचा हम हाँ रहते रहते कुछ हाथ पैर मार ही लेंगे इसमें सीखने के लिए। तो अशोक जी ने यहाँ पर उस नोटशीट पे लिख दिया कि जब तक डेविड ग्वालियर में है टाइपराइटर ना खरीदा जाए। तो हम जितना भी हम पत्र व्यवहार करते थे हाथ से लिख के करते थे। तो उस हैंड राइटिंग ने मेरे को बहुत बचाया। सही बात। एक पूरी जर्नी है ये, और सचमुच ये कई बार लगता है कि एक पूरी यात्रा में कितने महत्वपूर्ण पड़ाव आए और गए, जी लोग जी। आए गए, और हम्म, कुछ लोग फिर उस तरह से अपनी महत्ता के साथ दर्ज हो गए, उनकी महानता के साथ। नहीं तो जी एक अकेले व्यक्ति के लिए कोई भी जर्नी बहुत कठिन होती है। बहुत कठिन होती है। आप आप इतनी वरीयता, इतने अनुभव, इतने सारे कुशल और दक्ष कार्य करने के बाद आप क्या सोचते हैं कलाकार ने आपके जीवन में किस तरह से आपको गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? ये जरूर हमारे सुनने वालों तक जाना चाहिए। क्या 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 चीज बोल रहे हैं? कला, कोई भी कला जो है मनुष्य को गढ़ती है एक तरह से, व्यक्तित्व को। निश्चित रूप तो से। आपकी कला, आपका हुनर, आपकी प्रतिबद्धता, उसमें आपको जो जिस तरह का मनुष्य बनाया, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए मैंने तो एक बिल्कुल निर्जीव पत्थर को छुआ था। जी। और निर्जीव पत्थर को जब मैंने काटना शुरू किया तो मुझे नहीं मालूम था पत्थर कहाँ से कटता है, कैसे कटता है। लेकिन पत्थर में भी एक संवाद होता है, एक जी। बिल्कुल निर्जीव पत्थर में भी संवाद होता है। और जब आप कोई भी चीज को इनहेल कर लेते हैं, जब उसमें समा जी। जाते हैं, तो अपने आप ही आपको दिशा देना शुरू करता है। और जी। जी। पत्थर ऑटोमेटिकली आपको, यानी मेरे कई स्कल्पचर ऐसे हैं जिसमें अपने आप ही मुझे मिल रहा है वहां से कि नहीं अब यहां से काटो तो हो जाएगा, यहां से काटो तो कट जाएगा। आप हम्म, जान, पत्थर में भी जान होती है। हाँ हाँ। आप उल्टी तरफ से काटेंगे आपको नहीं कटेगा, जब आप इधर से काटेंगे तो कटने लगेगा पत्थर। तो कोई भी मीडियम है, कोई भी मीडियम इटसेल्फ आपको गाइड करना शुरू करता है और वो फिर आपके साथ जीने लगता है। लेकिन आपको उसके साथ जीना शुरू करना पड़ेगा। क्या तो बात। मैं पत्थर को देख के, यानी बिल्कुल वैसे ही पत्थर को प्यार करता हूं जैसे बच्चे को किया जाता है। मैं उसको चारों तरफ से देखता हूँ और उसको महसूस करने लगता हूँ अंदर। और फिर बहुत मेरे को अच्छा। अपने आप ही उसमें से दिशाएं मिलना शुरू हो जाती हैं और मैं उसको काटता हूँ। और वो संवाद आपका, आपके मीडियम से आपका संवाद होना बहुत जरूरी है। वो संवाद सच अगर है। खत्म हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। क्योंकि होता क्या है कि आप जब काम करना शुरू करते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेडिटेशन है ये। आप हैं और आपका माध्यम है सामने, चाहे वो चित्रकार हो, उसका उसका अपना माध्यम है उसके सामने। जब आप आत्मसात कर लेते हैं उस पूरे माध्यम को अपने अंदर, फिर आप की दिशा आपके सामने आने लगती है और पत्थर काटने लगते हैं। और मेरे को बहुत खुशी होती है कभी कभी पत्थर को देख के। मैंने कई बार दूसरे मीडियम पे काम करने की कोशिश करी, लेकिन ना जाने छूट के जहां पत्थर देखा मचलने लगता हूँ, मेरा हाथ पैर कांपने लगता है कि इसको पकड़ के देखे। और इसी तरह मैंने लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू किया, क्योंकि मैंने पॉलिश में बहुत मेहनत करी थी। पॉलिश करने में मैंने दयाल बाग में मैंने पैर दबाए हैं मूर्तिकारों के पॉलिश करना सीख लूं मैं। और उसके बाद सब कुछ खुद ही किया, पॉलिश कैसे कर सकते हैं। मेरी पत्नी की एक फ्रेंड है पूना में, उनके हस्बैंड जियोलॉजिस्ट थे। जब शादी के बाद उनको पता चला कि मैं कुछ पॉलिश का टेक्निक ढूंढ रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे को जो पुराना एंशियंट पीरियड में जो पॉलिश करते थे वो मेरे को दिया उन्होंने, कि उसमें सिर्फ केरोसिन का तेल यूज होता है पॉलिश करने में, पत्थर पे पॉलिश करने में। तो वो टेक्निक से मैंने पॉलिश करना शुरू करी। फिर हमारे पास इतना पैसे तो होते नहीं थे कि लोगों को लगा लें। तो मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई जो है, वो म्यूजिक कॉलेज में पढ़ता था। उसने एमयूज किया है वोकल में और बीम्यूज सितार में किया है। सेंट्रल स्कूल में 30 साल पढ़ाया है। जी। जी। तो वो मेरे पत्थर को घिसता था आके।
बहुत बातचीत संपन्न होने ही जा रही है और ये फिर एक बार डिस्कनेक्ट हुआ है। मैं कुछ मिनट रुक के उनका इंतजार करता हूँ। संभवतः हमारी बातचीत लगभग पूरी हो चली थी। डेविड साहब एक बार और आ जाते हैं तो वो बात पूरी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा ज्वाइन होंगे फिर से। हम 1-2 मिनट 2-3 मिनट उनका इंतजार करते हैं। हमारा समापन क्वेश्चन ही था उनसे, एक कलाकार को किस तरह कला गढ़ती है, कलाकार कैसे अपने माध्यम से संवेदनशील संबंध स्थापित करता है, चाहे नाटककार हो, चाहे संगीत से जुड़ा हो, चाहे पेंटिंग से जुड़ा हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे नृत्य से जुड़ा हो। कलाएं, सच बात तो यही है कि मनुष्य को मनुष्य होना सिखाती है। रोजमर्रा के जीवन में ये बहुत मुश्किल होता है कि किसी भी आयाम, किसी भी साधना के साथ आदमी एक लक्ष्य लेकर चले, एक ईमानदार लक्ष्य। अब तक बातों बातों में जिस तरह से कलाकारों से मेरी बातचीत हो रही है, ये सब मैं अभिभूत होता हूँ, ये सब सुनकर, जानकर, और कुछ कुछ मैं भी अपने लिए थोड़ा थोड़ा जीवन सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेविड साहब एक बार और आ जाएंगे तो ये बातचीत पूरी हो जाएगी। मैं स्वयं अभी इसको डिस्कनेक्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि नहीं तो कट जाएगा, लेकिन मैं एक कामना करता हूँ कि वो दोबारा एक बार आ जाए 5 मिनट के लिए, लेकिन ये बात जो कह रहे थे वो पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बातचीत हमारी लगभग 1.5 घंटे से अधिक चली। लगभग 90 दिन हमको इस कार्यक्रम को कल हो जाएंगे करते हुए। कल हमारे मेहमान अशोक भाटी जी होंगे, एक सुविख्यात कवि हैं मंच की कविता के, उज्जैन में रहते हैं। हम उनके साथ बात करेंगे। मैं मित्रों को ये भी बताना चाहूँगा जो इस समय इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और देख सुन रहे हैं, कि सारी बातचीत यूट्यूब में हमारा एक चैनल है हमारे नाम से, उसमें एकत्र है। ये सभी बातचीत वहाँ पर आप अपने जब भी उपलब्ध समय में, जब आप कुछ जरूरी काम ना कर रहे हो, व्यस्त ना हो, तो आप जाकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मैं प्रतीक्षा में हूँ डेविड साहब की। कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं बेटा। वो लगभग बात हमारी पूरी हो चली थी, वो 1-2 मिनट की बातचीत है। मैं फिर भी 2-3 मिनट उनका वेट करता हूँ, अगर वो आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसी में कंटिन्यूटी मिल जाएगी इस बातचीत में। एक जो औपचारिक रूप से ऐसा लगता है ना कि हमारी बातचीत पूरी हो गई, वो वहीं तक आना है। तो कलाकार की यात्रा का जो एक पूरा अभिप्राय है, एक अर्थ है, एक सार्थकता है, उसको लेकर वो बात हमारी हो रही थी और लगभग पूरी होने को ही है वो। थैंक यू बेटा।
आर्टिस्ट नीलेश। स्वागत है आपका इस बातचीत में। हाँ, आवाज आ रही है सर? आ रही। आपकी बात पूरी जाए तो बस वो वही संतोष हो जाएगा। कहाँ थे अपन? अपन बस उस निचोड़ की बात कर रहे थे कि कैसे कलाकार होने का जो जीवन में अचीवमेंट है, उपलब्धि है, वो कैसे जी, मेरे ख्याल से मैं जो जो रियाज है, आपका जो रियाज है, और भले ही जो जो भी माध्यम के साथ आपका रियाज है, वो कंटिन्यू बहुत इज्जत के साथ बने रहना चाहिए। और मैं हमेशा जगजीत सिंह, मेरा एक एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन जगजीत सिंह ने किया था। उनकी एक लाइन है, अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, हाँ, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। क्या बात। तो मेरे ख्याल से अपनी आग को बनाए रखना बहुत जरूरी है अगर कुछ करना है जिंदगी के अंदर। और बार बार लगातार बार बार एक ही चीज में लगे रहें तो अचीव कर लेते हैं। मेरे थिएटर छोड़ के स्कल्पचर में आया था तो बाकायदा दैनिक भास्कर में छपा था कि पत्थर को तो लकड़ी कागज जैसा काटते हैं, इनसे तो थिएटर ही अच्छा था, थिएटर ही करते रहते तो अच्छा रहता। लेकिन अगर उसी वक्त हम छोड़ देते तो पत्थर नहीं काट पाते थे। हाँ, तो अपनी चीज को बनाए रखना बहुत जरूरी है, उस आग को, उस जज्बे को बना के रखना और उसमें जुझारू रूप में जुड़े रहना। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वही आपको आगे ले जाता है। और मैंने एक बार आइवरी मैगजीन के लिए किसी ने दिल्ली से मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने पूछा था कि आगे आपका क्या इरादा है करने का। तो मैंने बोला मैं तो सेल्फ मेड हूं, मैं खुद बनाऊं। अगर जिस दिन सोच लूंगा कि मेरे गलत रास्ता था तो मैंने ही चुना था ये रास्ता। हाँ, तो अपना रास्ता अगर आपने चुना है तो उस पर आगे तक तो आप ही को जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता है। और बहुत अच्छा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा रास्ता चुना था। जब आपको लोग बाग बहुत इज्जत से देखते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। पत्थरों में संवेदना ढूंढना, पत्थरों के साथ संवेदनशील व्यवहार करना है। जैसे बहुत लोग आसानी से कहावतों में, उपमाओं में कह देते हैं किसी भी मनुष्य के लिए भी कि वो पत्थर है, लेकिन वास्तव में जो पत्थर है वो पत्थर भी मनुष्य से कहीं ज्यादा महान है, और उसके अपना स्पंदन, उसकी जो अपनी धड़कन है, उसकी बहुत महत्ता है। बिल्कुल, बहुत जरूर, बहुत। आप जैसे शिल्पकार महसूस करते हैं, बड़ी बात। जी। और यही है कि और भी कुछ बेहतर उपलब्धियों के साथ हम आपसे लगातार मिलते रहे, ये कामना है। आज बहुत अच्छा लगा। आज बातचीत डेवढ़ी हुई, लेकिन बहुत आनंददायक हुई। डेवढ़ी क्या, लगभग दोगुनी कहलाएगी। जी जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और जितने भी हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मित्र इस पे आए, जुड़े, और हम सबके भी आभारी हैं। और आप ये देखिए, मेरी बेटी और दामाद दिल्ली से जुड़े हुए थे, वो मेरे को दूसरे फोन पे बोल रहे थे, इसको काटो जल्दी से, दोबारा लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, दोबारा मिल जाएंगे। मैं वो पुलवामा के माध्यम से मैसेज भेज रहा था कि वो अगर एक बार फिर से आ जाएंगे तो बात पूरी हो जाएगी। मैं आपको सुन पा रहा था, लेकिन बस मैं ही नहीं जोड़ पा रहा था, पता नहीं। हाँ हाँ, मैंने आपकी सब बातें सुनी, लेकिन
जुड़ नहीं रहा था, तो वो दूसरे फोन पे मेरे को बोल रहे थे कि आप इंस्टाग्राम बंद करो, रिकनेक्ट करो, फिर रिक्वेस्ट आ रही है वो भेजो। ये आ रहा है। बच्चे बहुत टेक्नोलॉजी आजकल है बहुत, हाँ बहुत, और बहुत योग्य भी है, टैलेंटेड। जी। वो इस समय गार्जियन के मित्र की तरह आज के समय में। सही बात है, सही बात है। बहुत, और बहुत आभार बहुत आपका। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।